मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ना सिर्फ इम्पोर्टेंट बट एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, जो कि है जियोमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्यामिति या तो कह लीजिए रेखा गणित। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मैं समझ नहीं पाता कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को एडवांस मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है। कहीं ना कहीं जितना भी मैं समझता हूं, मैंने देखा है कि जितने भी टीचर्स होते हैं, ज्यादातर टीचर्स एडवांस मैथ्स को प्रस्तुत ही कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि एक आसान सा क्वेश्चन है, पहले उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, उसमें उसको डिफिकल्ट करके आपके सामने उसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको एहसास हो कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन यह टीचर, यह सर, यह मैडम ने सॉल्व किया है। एडवांस मैथ्स थोड़ा अलग सा है एरिथमेटिक से। एरिथमेटिक में ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स और डिफरेंट मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते थे। यहां पर थोड़ा बहुत आपको थियरी पढ़ना होता है, बट थियरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर थियरी कुछ नया सिखाती है। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो ये भी बहुत ही मजेदार हो सकता है। पर ज्यादातर जो टीचर होते हैं ना सर, मैंने देखा है कि वो लोग थियरी को इतना कॉम्प्लेक्स, यानी कि समझ लीजिए एक्स पढ़ाना है तो पहले ए से स्टार्ट करेंगे, फिर जेड पढ़ाएंगे, फिर यानी कि इतना जंबल फॉर्म में पढ़ाएंगे कि एक पजल बन जाता है, एक पहेली बन जाता है। मैं आपके साथ एडवांस मैथमेटिक्स इतनी आसानी के साथ प्रस्तुत करूंगा। मेरे को यह नहीं मनाना कि मेरे को जियोमेट्री कितना अच्छा आता है, मैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता हूं। नहीं, मेरी जिद तो तब है जब आप ऐसा सोचने लगो कि सर जियोमेट्री का सारा थियरी मुझे अच्छी तरीके से पता लग चुका है, मेरी फिंगर टिप पर है, और मुझे ये थियरी को रटना नहीं पड़ा, मैं उसे समझ सका हूं। तब मैं शायद अपने आप को जीता हुआ महसूस करूंगा। जियोमेट्री, जैसे कि मैंने कहा, ज्यामिति। देखिए वर्ड जियोमेट्री, जियो का मीनिंग होता है पृथ्वी, अर्थ, और मैट्री जो वर्ड है ना, वह मैट्रॉन शब्द से बना हुआ है। मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, अर्थ की मेजरमेंट, यानी कि जियोमेट्री। बट इन मैथमेटिक्स जियोमेट्री जो एक स्टडी है डिफरेंट पोजीशंस, शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिगर। हर शेप अपनी एक कहानी बताता है, कभी एक सर्कल का परफेक्शन तो कभी एक ट्रायंगल का बैलेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, जियोमेट्री हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, बिल्डिंग से लेकर नेचर, हर जगह, जिसका पार्ट 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, या अलग सीडीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जियोमेट्री में, एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह है ट्राइएंगल, त्रिभुज कह लीजिए या तो त्रिकोण कह लीजिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन, बहुजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। देखिए दोस्तों, ज्यादातर मैंने पाया है कि जैसे ही जियोमेट्री स्टार्ट करते हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट दिखा दी जाती है कि ट्रायंगल में हमको इतने सारे सब टॉपिक पढ़ने हैं, लाइंस एंड एंगल्स में इतने सारे सब टॉपिक पढ़ने। बच्चा पहले से ही डर जाता है, यानी कि हिमालय अभी चढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, नीचे से ही आपको बता दिया जाता है ये चोटी देख लीजिए कितनी दूरी पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मीलों का सफर हम एक छोटी सी टॉर्च से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो 10 फीट भी हमको प्रकाश देती है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रकाश भी अपने साथ आगे बढ़ता जाएगा, और मीलों की दूरी हम बहुत ही आसानी के साथ पार कर जाएंगे। उसी तरीके से जियोमेट्री में भी हम नहीं देखेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हम कितने सारे टॉपिक, हर टॉपिक इतनी रसप्रद, इतनी रसपूर्ण ढंग से पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा खेलते कूदते कहां जियोमेट्री हमें समझ में आ गया। एक छोटी सी नोट के साथ अब क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, जितना भी ये टॉपिक चलता जाएगा, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब जैसे ही क्लास आ जाए, आप वह क्लास उसी टाइम को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और अपनी खुद की नोट बनाइए। देखिए नोट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे कि टॉपिक का हेडिंग हो गया तो वो अलग पेन से लिखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन अलग पेन से लिखेंगे, फिर उसका आंसर कुछ अलग पेन से लिखेंगे, जो कुछ ड्राइंग करना होगा तो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही खूबसूरती के साथ अलग पेन से करेंगे। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको ज्यादा टाइम ये नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रखना है। आपको युगो तक थोड़ी ना ये नोट, आपको पहले ही बार में जियोमेट्री पढ़कर सिलेक्शन लेकर बाहर निकल जाना है। नोट सिर्फ इसके लिए जरूरी है कि आपका खुद का लिखा हुआ
आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है। जैसे कि समझ लीजिए आज ये क्लास अगर 1.5-2 घंटे की चलती है, आपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाया है, तो आप उसका निचोड़ अपने लिखे हुए शब्दों में बहुत ही आसानी के साथ 10 या 15 मिनट में रिकवर कर सकते हो कि ये 10-15 मिनट में मैंने ये 1.5 घंटे की क्लास को इस तरीके से पढ़ा था। तो बहुत ही एक अच्छे क्लीन शब्दों में आपको अपना खुद का एक नोट बनाना है। ज्यादा विलंब ना करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ज्योमिति। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट, बिंदु। शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसे आमतौर पर डेफिनेट डॉट के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। जब भी कभी मैं 2 डॉट लगा देता हूं, जैसे कि एक डॉट मैंने यहां पर लगा दिया, एक डॉट मैंने यहां पर लगा दिया, अगर इन दोनों डॉट को मैं जोड़ता हूं तो हमेशा ही एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाती है। यानी कहीं पर भी किसी भी दिशा में आपने 2 डॉट लगा दिए, उसको जोड़ोगे तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाती है। बट जब 3 या अधिक बिंदुओं का एक समूह एक ही सीधी रेखा पर मौजूद होता है, या ये जो 4 बिंदु है मैंने यहां पर डाला है, क्या इससे आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? आप कहोगे डेफिनेटली सर। इसके लिए ही इसे कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु, क्योंकि इसको जोड़कर एक सीधी रेखा बनाई जा सकती है, या तो एक सीधी रेखा पर ये सारे बिंदु मौजूद है। बट अगर मैं कहूं इन पॉइंट्स को जोड़कर क्या एक सीधी रेखा बनाई जा सकती है, या तो ये पॉइंट जिस दिशा में है क्या एक सीधी लाइन में इनको आप पुट कर सकते हो? आप कहोगे नहीं। इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट, या तो गैर संरेख बिंदु। टाइप ऑफ पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। रेखा यानी कि लाइन एक सीधी आयामी आकृति होती है जिसमें कोई भी मोटाई नहीं होती है, और वो कहां से स्टार्ट होती है, कहां पर खत्म होती है, किसी को नहीं पता। उसी को कहा जाता है लाइन यानी कि रेखा। कहां से उसका ओपनिंग होता है, अंतहीन ये रूप से फैली होती है, उसी को कहा जाता है क्या, लाइन। बट अगर मैं इसका एक पर्टिकुलर पार्ट, लेट सपोज यहां से यहां तक का एक पार्ट मैं ले लेता हूं। शुरुआत मैंने की कि मैंने एक पार्ट ले लिया कि यहां से यहां तक का, ये मैंने मान लिया ए से बी तक का रेखा का एक पार्ट, एक खंड मैंने ले लिया। इसे कहा जाएगा जिसका जो कहां से शुरू होता है कहां पर खत्म होता है हमें पता है, इसे कहा जाएगा लाइन सेगमेंट। रेखा का एक खंड, रेखा खंड। और अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेखा को उठा लेता हूं जिसकी शुरुआत तो मुझे पता है कि यहां से मैंने लिया है, जैसे कि समझ लीजिए एक सूरज, जहां से किरणें निकलती है, सब लोगों को पता है कि भैया सूरज से किरणें निकलती है, कहां तक जाती है कोई नहीं पता। इसीलिए शुरुआत जहां से होती है अगर वो पता हो, कहां तक फैलाव होता है वह ना पता हो, इसी को कहा जाता है रे यानी कि किरण। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से 2 रे निकल रही हो, जैसे कि यह पर्टिकुलर पॉइंट से 2 रे अलग अलग दिशा में निकल रही हो, तो उनके बीच के झुकाव को, ये जो झुकाव है इसे कहा जाएगा एंगल यानी कि कोण। तो भैया रेखाएं एक्चुअली कितने टाइप की होती है? तो रेखाएं अगर आप देखें तो पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, समवर्ती रेखा, और परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर 2 रेखाएं एक ही टाइप, एक ही दिशा में समान टाइप से चल रही हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका पहला पॉइंट, लेट सपोज ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, और इनके बीच का अंतर कहीं से भी आप काउंट करो तो एक ही आता है, कहीं से भी, और अंतहीन चलती जा रही है जस्ट लाइक रेल की पटरियां, तो इसे कहा जाएगा समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस। इसको डिनोट करने के लिए ए बी 2 सीधी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि ए और बी जो है वह पैरेलल लाइंस है। प्रतिच्छेद रेखा, इसका मतलब क्या हो गया? लेट सपोज एक पैरेलल लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये एक पैरेलल लाइंस है, और अगर इसको बीच में से कोई रेखा, लेट सपोज ये सी रेखा, इसे काटती है, तो इसे मैं कहूंगा ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि प्रतिच्छेद रेखा। और अगर पर्टिकुलर कोई पॉइंट से बहुत सारी रेखाएं निकलती है, 2 या तो 2 से ज्यादा, देखिए P एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां से C, F, J, और C के सामने वाली D, C जहां से उसके एग्जैक्ट सामने से जो रेखा निकलती है वह D है, इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, समवर्ती रेखा। और जब भी कभी एक स्ट्रेट लाइन को दूसरी एक स्ट्रेट लाइन काटती है, जैसे कि ए बी एक लाइन है, अगर उसको सिंपल एक्स वाई जिस तरीके से काटती है, जैसे कि एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर
बनाया जाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बी को जो एक्स वाई काटती है, इस रेखा को कहा जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। एक बार में अब पढ़ते हैं एंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब भी कभी दो रे अलग अलग दिशाओं में निकलती है, तो लेट सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये दो रे निकल रही है, तो ये जो दो रे है, दो किरण है, इसे कहा जाएगा इनके आर्म, यानी कि इनकी भुजाएं। जहां से पर्टिकुलर पॉइंट से यह निकलती है, यानी कि लेट सपोज इनका नाम दे देते, ओ पॉइंट से यह निकल रही है, तो ये ओ पॉइंट है, इसे कहा जाएगा वर्टेक्स। और उनके बीच के झुकाव, ये जो झुकाव है, इसे कहा जाएगा इसका एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले समझिए कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। आपको पता है यह 360 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि पुरातन काल में जो साल था वो 365 डेज का ना काउंट होकर वह लोग 360 डेज का समझते थे। वह लोग समझते थे कि सूरज की चारों ओर, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 360 डेज लगते हैं। इसके लिए वहां से यह शुरुआत हुई थी शायद। इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन तो किसी को नहीं पता, बट शायद, क्योंकि एक दिन वो लोग समझते थे एक दिन जो है वह 1 डिग्री मूव करता है पृथ्वी, इसके लिए 360 डेज में 360 डिग्री मूव करता है। ओके, तो पूरा चक्कर जब भी, ये जो पूरा एंगल है जहां से स्टार्ट कर यहां तक का, इसको कंप्लीट एंगल बोला जाता है। पूरा चंद्रमा 360 डिग्री का होता है। तो मैं कहूं आधा चंद्रमा कितने डिग्री का होगा? यानी कि एक सिंगल लाइन में अगर आपको बोला जाए कि सिंगल लाइन के ऊपर का एंगल, तो मैंने देखा कि ये आधा चंद्रमा होता है। तो अगर पूरा चंद्रमा 360 डिग्री का है, तो आधा चंद्रमा स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमेशा ही 180 डिग्री, इतनी आधा होता है। पूरा कंप्लीट एंगल का आधा 180 डिग्री होता है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां से एग्जैक्ट उसके बीच से एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो 180 से भी आधा डिग्री, एक जैसे कि ये दो लाइन है, दो रे निकल रहा है एक पॉइंट से, एक सिंपल स्ट्रेट, एक ऊपर की तरफ स्ट्रेट, तो ये जो एंगल बन रहा है, इसको इस तरीके से अगर डिनोट करो, इसका मतलब है ये एंगल जो है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। लेट्स सपोज इसका नाम दे देते ए, तो ए जो 90 डिग्री का एंगल है उसे कहा जाएगा राइट एंगल। राइट एंगल। और क्यों निकला? क्योंकि मैंने बताया 180 का एग्जैक्टली बीच में से अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है राइट एंगल। अब अगर आप समझिए कि यहां से ये जो पॉइंट है, यहां से जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ता जाएगा तो ये 90 डिग्री से कम होता जाएगा। तो 90 डिग्री से जो कोई भी कम झुकाव होता है, जो कोई भी कम एंगल होता है, उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल हमेशा ही 90 डिग्री से कम होता है। और अगर ये जो 90 डिग्री का एंगल है, अगर यहां से ये तरफ कहीं पर भी ये मूव करता है, ओके, तो ये 90 डिग्री से बढ़ेगा। तो 90 डिग्री से ज्यादा, या तो स्ट्रेट लाइन 180 से कम, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन से लेफ्ट तरफ की तरफ है, यानी कि इसे कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से हमेशा ही ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। बट अगर स्ट्रेट लाइन को मैं कुछ इस तरीके से कि यहां से अगर ये बाहरी एंगल के बारे में बात करूं, तो ये तो भैया आधे चांद से भी ज्यादा बड़ा चांद है। पूरा चांद नहीं है बट आधे चांद से ज्यादा है। इसका मतलब यह हो गया कि ये 180 डिग्री से तो ज्यादा है, पूरा चांद से कम है, 360 डिग्री से कम है। इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कि 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बना हुआ एंगल होता है राइट एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा एंगल, 180 से कम, 90 से ज्यादा, उसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट लाइन पर ये जैसे कि आधा चंद्रमा आपको दिख रहा है वह है 180 डिग्री। आधा चंद्रमा से ज्यादा रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा। और पूर्ण चंद्रमा फुल रोटेशन 360 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में अब काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब समझते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहले समझते हैं बाइसेक्टर लाइन। कोई भी एक एंगल हो, जैसे कि ये O से चालू होकर A लाइन गुजरती है, B लाइन जाती है और इनके बीच को झुकाव को हम एंगल कहते हैं। बट उसके एग्जैक्ट बीच में से एक और लाइन निकल जाए, जैसे कि यहां पर दिखाई पड़ रहा है C। लेट्स सपोज ये दो एंगल थे A और B, ये A था B था, और उनके बीच का ये जो
कौन है, जो एंगल है, ये 60 डिग्री का था, और अगर एग्जैक्ट बीच में से एक लाइन गुजर जाती है तो अब ये दो भागों में विभाजित कर जाएगी, 30 डिग्री 30 डिग्री। ओके, इसीलिए इसे कहा जाता है द्विभाजक कोण, यानी कि बाइसेक्टर एंगल या तो बाइसेक्टर लाइन। इसके बाद समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मुझे पता है कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि एग्जैक्ट दो लाइन इस तरीके से होती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इसके बीच से कोई भी लाइन गुजर जाए, एग्जैक्ट बीच से नहीं, कहीं से भी एक लाइन गुजर जाए, जैसे कि यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये दो एंगल में विभाजित हो जाएगी, ए और बी में। तो ये मुझे पता है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, उसके बीच में से अभी इसको विभाजित कर दिया गया है। बट ये बात तो पक्का है ना कि ए और बी दोनों का सम हमेशा ही 90 डिग्री के बराबर होगा। ये जो 90 डिग्री के बराबर एंगल होती है ए और बी, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। और अगर मैं कहूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल कितना है, आप कहोगे सर आधा चांद। आधा चांद जो कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाएगा, कि अगर मैं इसे बीच में से काट डालूं तो एक स्ट्रेट लाइन पर मुझे पता है ये जो आधा चांद है इसकी वैल्यू 180 डिग्री है। पर लेट्स सपोज इसे दो भागों में अगर बांट दिया जाए तब भी ये ए ये बी, तो क्या ये ए बीज को जोड़कर 180 डिग्री ही नहीं बनेगा? यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का युग्म, दोनों का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। उन्हीं कोण को कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है एंगल थ्योरम। देखिए लेट्स सपोज मैं यहां पर एक रेखा ड्रॉ कर देता हूं और उसको काटने वाली एक और रेखा, जैसे कि एक्स बन रहा हो, तो थियरी सबसे पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहती है कि एक्स के आमने सामने वाले एंगल जो होंगे, लेट्स सपोज यह एंगल और ये एंगल, इनका वैल्यू हमेशा ही बराबर होगा। लेट्स सपोज ये एंगल और यह एंगल, इनका वैल्यू हमेशा ही क्या होगा? बराबर होगा। जहां कहीं भी एक्स बन रहा हो, अगर मैं आपको कहूं कि एक पैरेलल लाइन है और उसको काटने वाली एक लाइन है, यहां पर कितने, लेट्स सपोज ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, यह डी है, ये ई है, यह एफ है, ये जी है, ये एच है। अब मुझे बताइए क्या एक्स बन रहा हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर बराबर होते हैं तो ए और डी, एंगल ए और एंगल डी क्या एग्जैक्टली बराबर नहीं होंगे? इसी हिसाब से आमने सामने की तरफ सी और बी दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या एंगल सी एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा एंगल बी के? और इस पार्ट में आ जाए तो एंगल ई हमेशा ही बराबर होगा एंगल एफ के। कोण जी हमेशा ही बराबर होगा कोण एच के। समझ में आपको पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल आ चुका है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? लेट्स सपोज एक समांतर रेखा है, मैंने ड्रॉ कर दी ए बी, ये इनके नाम है, और उनको काटने वाली एक रेखा है, लेट्स सपोज यह सी है। तो टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको कितने एंगल दिखाई पड़ रहे हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। टोटल आपको कितने एंगल दिखाई पड़ रहे हैं? 8 एंगल। ध्यान रखिएगा, देखिए बुक में इसका क्या डेफिनेशन दिया गया, आप सिर्फ मुझे सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर आपको हमेशा ही फाइंड करना है एफ। एफ चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, चाहे इस तरफ का एफ हो चाहे इस तरफ का एफ हो। मतलब क्या हो गया? देखिए अगर मैं यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन यह लाइन, तो सिर्फ इसको देखिए, क्या ये एफ नहीं बन रहा है? ये यह इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनिएगा, एंगल 4 और एंगल 8, यह एंगल और यह एंगल हमेशा ही बराबर होंगे। यानी कि एंगल 4 एंगल 8 की वैल्यू के बराबर होगा, या तो एंगल 8 एंगल 4 की वैल्यू के बराबर होगा। अगर यहां से मैं उल्टा एफ देखूं कि ये यहां से इस तरफ, ये इस तरफ, तो ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल 3 और एंगल 7 हमेशा ही बराबर होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 हमेशा ही बराबर होंगे। उसी तरीके से उल्टा एफ अगर इस तरफ से देखिए तो ये और ये, क्या ये 6 और 2 की बात नहीं हो रही है? यानी कि एंगल 6 हमेशा ही इक्वल होगा एंगल 2 के। और क्या इस तरफ की बात करूं तो क्या ये 5 और 1 की बात नहीं हो रही है? तो हमेशा ही एंगल 5 जो होगा
वो बराबर होगा कौन, एक के। समझ में आपको आ चुका है। इस रिलेशन को कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आपको काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए दोनों राम साम दोनों भाई है। अगर मैं कहूं कि यहां पर एक पर्टिकुलर मैंने समांतर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी है जिसको काटने वाली एक रेखा है। अगर मैं कहूं जैसे कि प्रीवियस जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वहां पर हम एफ देखते थे, यहां पर आपको जेड देखना है। लेट सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अगर मैं कहूं कि यहां पर देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात करूं तो जब भी कभी जेड आप देखो, जैसे कि क्या ये जेड दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो जब भी कभी आप जेड देखो तो इनके जो दो एंगल होते हैं वो हमेशा ही बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 3 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी एंगल 6 के बराबर। इसी तरीके से उल्टा जेड अगर आप कर रहे हो, उल्टा जेड, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा ही बराबर होंगे। लेट सपोज मैं यहाँ से, क्या ये इस तरीके से कुछ नहीं जा रहा, ये तो ये एंगल जो कि 4, एंगल 4 हमेशा ही बराबर होगा इस पार्ट के, यानी कि एंगल 5 के, एंगल 5 के। और उनके एग्जैक्ट एक्सटीरियर, ये हम जेड के अंदर के बारे में बात कर रहे थे। एक्सटीरियर का मतलब हो गया कि एंगल 1 जो है वो हमेशा एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 1 जो है वो हमेशा बराबर होगा एंगल 8 के। और उल्टे जेड के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो एंगल 2 जो है, जो कॉन 2 है वो हमेशा ही बराबर होगा कॉन 7 के। आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एंड इसका लास्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक रेखा है, लेट्स सपोज ये एक रेखा है, मैंने आपको बताया था कि एक रेखा कि इसका 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 एंगल क्या होगा। आप मुझे बता दोगे कि सर आधा चंद्रमा ये 180 डिग्री होता है। ओके, तो अगर मैं कहूं कि यहां से एक निकलने वाली एक रेखा जो उसको काट के आगे निकलती है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स सपोज इनका मैंने नाम दे दिया। अब मुझे बताइए कि ये जो रेखा है इसका एंगल क्या होगा। आप डेफिनेटली कहोगे सर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। तो अगर मैं कहूं कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा, तो क्या मैं सही नहीं कह रहा। ये रेखा जो है एंगल 1 यह है, एंगल 2 ये है, दोनों मिलकर क्या 180 डिग्री आधा चांद नहीं बना रहे। इसी तरीके से अगर एंगल 3 देखे, एंगल 3 और एंगल 4 क्या ये मिलकर अपना आधा चांद यानी कि हाफ सर्कल यानी कि 180 डिग्री कंप्लीट नहीं हो जा रहा है। सेम रूल के हिसाब से एंगल 5 और एंगल 6 के बीच का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम एंगल 7 और एंगल 8 का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। इसे कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। अब आ जाइए 6, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इतना लंबा क्यों याद रखना है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है। जैसे कि जब भी कभी आपको दो समांतर रेखाएं मिल जाए, ओके, और वो सी बनाती हो, सी कहीं पर भी, जैसे कि देखिए तो क्या यह सी नहीं बना रहा है, ये क्या सी नहीं बन रहा है। तो सी जब भी कभी बने तो उनके अंदर के जो वन साइड के जो कोण होते हैं 4 और 6, ये दोनों का सम एंगल 4 और एंगल 6 का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। सेम अगर उल्टा सी देखे तो क्या यह एक उल्टा सी नहीं बन रहा है, ये तो उनके अंदर का जो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। कि व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, कुछ इस तरीके से ए बी सी डी एक पैरेलल लाइंस है जिनको इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ई एफ। ये कौन बन रहा है। अगर सबसे पहले मैं आपको पूछूं वर्टिकल अपोजिट कौन, तो 1 3 2 4 5 7 6 8 आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एफ अगर मैं बनाऊं तो यहां से एफ क्या बन रहा है, इस तरीके से, तो इनके अंदर के 3 और 7 हमेशा ही बराबर होंगे। अगर उल्टा एफ बनाऊं तो 4 और 8 हमेशा ही बराबर होंगे। अगर एफ इस तरीके से बन रहा है, एफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो 6 और 2 हमेशा ही बराबर होंगे। अगर एफ इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, तो 5 और 1 हमेशा ही बराबर होंगे, जिसको कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो सिंपल था कि मैं जेड चेक करूंगा,
मैं z चेक करूंगा 4 6, उल्टा z अगर मैं कर लेता हूं इस तरीके से तो 3 और 5, 4 6 हमेशा ही एक दूसरे के बराबर होगा, 3 5 हमेशा एक दूसरे के बराबर होगा। और राम का भाई श्याम एक्सटीरियर एंगल, इनके बाहरी कोण 1 और 7 हमेशा ही बराबर होंगे, 8 और 2 हमेशा ही बराबर होंगे। और अगर मैं बात करूं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मैंने बताया कि एक लाइन के ऊपर अगर चंद्रमा है, आधा चंद्रमा, तो 1 और 2 का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। 4 और 3 का सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। 5 और 6 का सम, ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 8 और 7 ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, को इंटीरियर एंगल्स। मैं क्या चेक करूंगा, मैं सिंपल ये जो दो पैरेलल लाइन है सी चेक करूंगा, सी ये जो दो एंगल होंगे उनका सम 3 6, देखिए 3 6, ये सी दो पैरेलल लाइन ये सी ड्रॉ कर रही है, 3 6 का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। उल्टा सी 4 5 हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये थियरी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। इसी पर आधारित दो क्वेश्चंस जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे, सबसे पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द गिवन फिगर इफ L and M are parallel lines and T is transversal, angle 1 and 2 are in the ratio 4:11। ये अगर 4 है तो ये भी 11 होगा। ओके, तो हमें एंगल 7 और एंगल 8 का जो मान है वह पूछा गया है रिस्पेक्टिवली। तो यहां से मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको हाल ही में जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि श्याम, राम के भाई श्याम, तो ये एंगल 1 जो है वो एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा एंगल 7 के। एंगल 1 जो है वो एग्जैक्ट बराबर होगा एंगल 7 के। और अगर मैं z यहां से देख लेता हूं तो देखिए एंगल 2 जो है उसका एक्सटीरियर पार्ट 8 से बराबर होगा, यानी एंगल 2 जो है इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये अगर 4 है तो डेफिनेटली लेट्स सपोज ये 4x है तो ये जो एंगल 7 की वैल्यू होगी वह भी 4x होगी। और ये अगर 11 है तो एंगल 8 की वैल्यू भी 11x होगी। तो ये क्या, ये पूरा चांद नहीं बना रहा है, पूरा चांद। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैंने अभी आपको बताया कि एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इनकी वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। इसका मतलब यह हो गया कि 4x प्लस 11x की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। इसका मतलब 15x जो होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। और 15 इसको काट देगा 12 पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 12, यानी कि 7 48, 12 4 जार 48 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 12 132। सो 48 इज टू 132, 48 132 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। एक बार इसी का एक और टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो भी आरआरबी ग्रुप डी का है कि इन द गिवन फिगर P एंड Q आर पैरेलल लाइंस, L इज द ट्रांसवर्सल। L देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, L उनको काटने वाली रेखा है, P एंड Q आर एंगल्स एज स्पेसिफाइड। ओके, तो ये जो एंगल्स हमें दिया गया है P एंड Q के, द वैल्यू ऑफ 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई का वैल्यू मुझे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले अगर इस फिगर को ध्यान से देखिए तो क्या ये जो है ये 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये जो है ये 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 4x प्लस 6x प्लस y ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से देखो तो 10x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। ओके, यहां तक तो समझ में आपको आ चुका है। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे ध्यान से एक चीज बताइए कि यहां से अगर मैं एक F ड्रॉ करता हूं, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये इस तरीके से, क्या ये F नहीं बन रहा है, ये F। ओके, ये F यहां से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश, ये F बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये जो है ये और ये इक्वल है, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 5y। तो यहां से x को मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू y, इस तरफ चला जाएगा तो 5y में से माइनस हो जाएगा 4y। अगर 5x की वैल्यू 4y है तो मुझे बताइए 10x की वैल्यू क्या होगी, इसका 2 गुना तो इसका भी 2 गुना 8y। और यहां पर अगर देखें तो 10x की वैल्यू अगर 8y में पुट कर देता हूं तो 8y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 9y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री। 9 इसको काट देगा 20 पर, इट मीन्स y की वैल्यू आ चुकी है 20 डिग्री। और अगर यहां पर आप पुट कर दो तो 10x प्लस 820 160
डिग्री और tan इसको काट देगा, 0 से 0 कट जाएंगे, तो x की वैल्यू यहां से आपको मिल चुकी है 16 डिग्री। अब दोनों x और y मिल चुके हैं, 5x, इसका मतलब हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 16 5 80 माइनस y की वैल्यू है 20, क्या ये 60 डिग्री? इट इज द राइट आंसर नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई गेस आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके देखिए, अब एक आखिरी जो थियरी इस क्लास की हम लोग पढ़ेंगे। ओके इसको समझ लीजिए कि इफ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, जैसे कि देखिए ये L है, M है एंड दे आर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स AB एंड CD, उनको इंटरसेक्ट कर रही है दो ट्रांसवर्सल, हमें यहां पर गिवन है। ओके तो यहां पर ये थियरी क्या कहती है कि PQ और QR के बीच का जो रेशियो होगा वो अनुपात हमेशा ही EF और FG के बीच के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता, मैं डिटेल में तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग ट्राइएंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिकोण पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। बट यहां पर आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि देखिए ये अगर एक ट्रांसवर्सल है और इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरीके से, ये इसकी पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लाइन, ओके इसकी मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो मुझे बताइए ये दोनों पैरेलल हो चुकी है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या ट्राइंगल नहीं आ रहा है, ये एक ट्राइंगल। ओके तो ये EF के बीच का जो रेशियो, लेट्स सपोज ये A होगा तो ये PM जो होगा ना ये भी A होगा। लेट्स सपोज FG ये B होगा तो ये ML जो होगा ना ये भी B होगा। ओके और ये ट्राइंगल में ये अगर A है तो ये भी A होगा PQ, और अगर ये B है तो ये भी B होगा QR। इसी वजह से PQ और QR के बीच का जो अनुपात है वह एग्जैक्टली इक्वल होगा EF और FG के अनुपात के। और ये जो ट्राइंगल में ऐसा क्यों होता है इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। एक और बात, त्रिभुज होता क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर एक ट्राइंगल, तीन भुजाओं वाली, या तो कह लीजिए त्रिकोण, तीन एंगल जिसमें होते हैं, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, तीन भुजाओं वाला बंद चित्र जिसे कहा जाता है त्रिभुज, त्रिकोण जिनमें तीन क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। ओके लेट्स सपोज मैं नाम दे दूं ABC। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ABC तीनों का सम, तीनों का युग्म हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये क्यों, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट मैं अभी आपको बताना क्या चाह रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होगा, लेट्स सपोज ये लाइन को अगर मैं लंबा खींच लूं कुछ इस तरीके से, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये ओके ये कितना होगा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम देता हूं X, तो X एंगल ये कितना होगा। तो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वह अंतः और अभिमुक्त कोणों के योग के बराबर होता है। मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि X जो होता है वो उसके सामने वाले ट्राइंगल के अंदर की तरफ जो सामने वाले कोण है उसके बराबर होता है, यानी X इज इक्वल टू एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, तो मैं अभी तो बहुत शॉर्टली आपको समझा रहा हूं कि देखिए अगर A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होता है, और मैंने आपको बताया कि एक लाइन पर अगर इस तरीके से एक एंगल है और ये एंगल C है, ये एंगल X है, बट दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा, वो तो 180 डिग्री होने वाला है ना। यानी कि एंगल X प्लस एंगल C ये दोनों के बीच का अनुपात, जैसे कि आधा चांद है ना, ये आधा चांद है, ये आधा चांद, ओके दोनों के बीच के अनुपात तो 180 डिग्री ही होने वाला है। ओके और अगर ध्यान से देखो तो C तो दोनों में ही है, तो A B की वैल्यू का X के बराबर नहीं है, इसीलिए बाहरी कोण जो होता है वो अंदरूनी सामने वाले दोनों कोण के सम के बराबर होता है। समझ में आपको आ चुका है। दिए गए चित्र में यदि AB, GH एंड DE दे आर पैरेलल, GF, BD एंड HI ऑल्सो पैरेलल, तो कोण FGC का मतलब क्या हो गया, FG जो बीच में पॉइंट होता है ना कोण, ये कोण के बारे में बात चली, ये वो 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ओके तो हमें CHI ये कोण के बारे में पूछा गया है, ये कोण के बारे में पूछा गया। और अगर मैं आपको कहूं कि GF BD ये एक पैरेलल लाइन है, ओके एक पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल, अगर ये तीनों तीन पैरेलल लाइन है तो मुझे आप बताइए क्या ये Z फॉर्म नहीं कर रहा है। सिंपल तरीके से बताइए क्या ये Z फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, मुझे बताइए कि क्या ये इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स Z फॉर्म, ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री। इट मींस ऑप्शन नंबर A इट इज द राइट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है।
एक बार में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि दिए गए चित्र में तारा दिखाया गया है। हमें एंगल ए बी सी डी और ई का सम का योग हमें यहां पर पता लगाना है। ओके, आप मुझे एक बात बताइए ध्यान से, यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का वैल्यू, ये एक ट्रायंगल नहीं है? और अगर ये ट्रायंगल है तो इसको मैं अगर थोड़ा सा लंबा खींच लेता हूं इस तरीके से, तो ये एंगल, ये जो बाहरी कोण है, ट्रायंगल का बाहरी जो कोण है वो अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी कि ये एंगल बी, ये जो एंगल टी, अगर मैं मानूं कि एंगल टी जो है वो एंगल बी और एंगल सी के योग के बराबर नहीं होगा। एंगल टी ये ट्रायंगल के बाहर का कोण है, और ये जो उसके सामने वाले एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर होगा एंगल टी। सेम अगर मैं देखूं कि ये मैं ट्रायंगल देखता हूं, मैं यहां से ये डी, ये एस डी ई, यहां से स्टार्ट कर एस डी और ई, ये ट्रायंगल, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लंबा खींचता हूं इस तरीके से, तो मुझे बताइए क्या ये एंगल इसके सामने वाले दो एंगल, यानी कि एंगल डी और एंगल ई, मैंने क्या बोला था कि त्रिकोण के बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इनके सामने वाले ये जो एंगल डी है, एंगल ई है, इनके कोण के बराबर होगा कौन? एंगल एस। अब मुझे बताइए, ये एंगल ए आ गया, ये एंगल टी का मतलब क्या हो गया? बीसी। ये एंगल एस का मतलब क्या हो गया? डी। इट मींस हमें ये तीन कोण के बारे में ही तो पूछा गया, और एक ट्रायंगल के तीन कोण का सम क्या होता है? तीन कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एसएससी सीजीएल 2022 का यह क्वेश्चन है कि ए बी सी आर 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इफ a माइनस बी इज 45 डिग्री, b माइनस सी इज 15 डिग्री। दो वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है कि a माइनस बी जो है वो भैया 45 डिग्री है, और b माइनस सी जो है वह 15 डिग्री है। और अगर एक त्रिभुज के तीन ये एंगल है, अगर एक त्रिभुज है, ये ए बी और सी तीन एंगल है, तो क्या तीसरी बात मुझे पता नहीं है कि तीनों एंगल ए बी और सी का सम का योग 180 डिग्री होता है? तो तीसरी चीज जो मुझे पता है, यहां से अगर मैं देखूं, मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ए को फाइंड करना है। तो क्या a माइनस बी अगर 45 डिग्री होता है, तो b को अगर मैं सामने ले जाता हूं तो b की वैल्यू a माइनस 45 डिग्री नहीं हो जाएगी? और अगर b माइनस सी अगर 15 डिग्री है, और b की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं a माइनस 45 डिग्री, और अगर 15 को इस तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 15 डिग्री, और इज इक्वल टू सी यहां चला जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, का सी का वैल्यू a माइनस 60 डिग्री नहीं आ जाएगा? तो b का वैल्यू a माइनस 45 डिग्री, a मैं a ही समझाऊं, b का वैल्यू है a माइनस 45 डिग्री, प्लस c का वैल्यू है a माइनस 60 डिग्री, और सबका सम होता है 180 डिग्री। तो यहां से मुझे कहिए कि 3a माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा? देखिए सब में 3 3 है, तो क्यों ना 3 को काट ही दिया जाए। 3 से काटे, ये 3 गया, ये 3 35 पर चला जाएगा 35 डिग्री, और ये 60 पर चला जाएगा 60 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री, और ये 35 सामने चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 35 डिग्री। इट मींस a की वैल्यू आ चुकी है 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। सो एक छोटी सी चीज पर भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा सकते हैं। आपने देखा, समझ में भी आपको आ चुका है। एक बार में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि अगेन एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज के कोण 7:8:3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तीन कोण का अनुपात 7:8:3 है। अगर तीन का सम कर दूं तो ये आ जाता है 18, और त्रिभुज के तीन कोण का सम मुझे हमेशा ही पता है कि 180 डिग्री होता है। तो 18 को 180 डिग्री कैसे बनाऊं? एक जीरो ऐड कर दो, तो सब में एक जीरो ऐड कर दीजिए। 70, 80, 30। तो भैया सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 80 डिग्री।
ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर हमें x की वैल्यू पता लगाने को कहा गया है। नाउ ये जो चिन्ह होता है, ये d और b, ये जो एक समान चिन्ह है, इसका मतलब है d एंड b आर पैरेलल लाइंस। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो क्या मैं यहां पर ये जो CD है, क्या इसको इस तरीके से खींच सकता हूं? आप कहोगे डेफिनेटली सर खींच सकते हो। ओके ओके। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो यहां से ये और ये, क्या ये F नहीं शो कर हो रहा है? ये इस तरीके से, इस तरीके से, इसका मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना होगा? यह भी तो 45 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। ओके, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये भी 45 डिग्री। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया कि त्रिकोण यानी ट्रायंगल का बाहरी कोण जो होता है वो अंततः सामने वाले दोनों कोण के सम के बराबर होता है। तो मुझे बताइए ये कोण, इसके सामने वाले जो दो कोण है x डिग्री 45 डिग्री, इनके सम के बराबर ये नहीं आ जाना चाहिए 105। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्तों x डिग्री क्या आ जाएगा? 105। 45 सामने चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या x का मान 60 डिग्री नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए इट इज द राइट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर हमें x की वैल्यू अगेन पता लगाने को बोला गया है। BD देखिए समान चिन्ह है, इट मींस ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है। और अगर ये पैरेलल लाइंस है तो मुझे बताइए a अगर 100 डिग्री है तो क्या यहां पर आप f को देख पा रहे हो? f को देख पा रहे हो? यहां से ये अब दिखेगा, ये देख पा रहे हो? तो अगर ये 100 डिग्री है तो मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना होगा? आप कहोगे सर डेफिनेटली कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से ये भी हो जाएगा 100 डिग्री। और त्रिभुज का बाहरी कोण अंततः सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर है, तो 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री ये x डिग्री के बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब x डिग्री का मान क्या 120 डिग्री नहीं आ चुका है? ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि CDS 2020 का यह क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। नाउ दिस आर पैरेलल, ये जो PQ और RS है ये आर पैरेलल लाइंस है। एंगल AEF 95 डिग्री है, लिखाई गया है। एंगल BHS 110 डिग्री है, लिखाई गया है। तो हमें एंगल ABC ये जो x है इसका मान पता लगाना है। ओके, अब अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो मुझे बताइए ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो क्या ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल F नहीं बन रहा? ये आप देखिए ये F नहीं हो रहा। अगर ये F है तो ये 95 है, तो मुझे बताइए ये कितना होगा? आप कहोगे डेफिनेटली सर ये भी 95 होगा। ओके, और अगर आप मुझे बताइए कि ये इस तरीके से है और अगर यहां से एक लाइन जा रही है, ये अगर 95 है तो पूरा चंद्रमा करने के लिए ये एंगल कितना होगा? ये x के सामने वाला यह एंगल। आप कहोगे सर ये एंगल डेफिनेटली 95 प्लस जो भी आएगा 180 डिग्री, इन सबका सम, ये यहां पर जो भी होगा इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो 95 में क्या ऐड करूं? डेफिनेटली 85 ऐड करूंगा। 85 डिग्री का इसका वैल्यू आ चुका है। अब ट्रायंगल के सामने वाले दोनों एंगल ये इसके सम के बराबर होगा, 110 के सम के बराबर। तो 110 के सामने वाले एक एंगल तो 85 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? डेफिनेटली आप कहोगे 25 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 110 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री। एंड आई गेस आपको समझ में काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अनुपात 17:13:15 है। ओके, तो यहां से देखिए तो मुझे अनुपात तीनों कोणों का जो एंगल्स है उनके बीच का अनुपात मुझे गिवन है 17:13:15। अगर तीनों तीन का सम कर दूं तो 17 और 13 30 और 15 यानी कि 45। और मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम योग कितना होता है? 180। तो 45 को मैं 180 किस तरीके से बनाऊं? आप कहोगे सर 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर, जो कि है 4, उसको भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट मींस आंसर हो जाएगा 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल 2024 का यह क्वेश्चन है, जो कि आपको समझ में भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है।
एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर मुझे गिवन है कि इन द फॉलोइंग फिगर L and M आर पैरेलल लाइंस, P and Q ऑल्सो आर पैरेलल लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें यहां पर पता लगानी है। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ये अगर 104 है तो ये पैरेलल लाइंस है। ओके, तो यहां से ये f नहीं हो रहा, ये उल्टा f, कुछ इस तरीके से। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 104 है तो ये भी कितनी होगी, 104 डिग्री। और अगर ये 104 है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या इन दोनों का सम 180 नहीं होना चाहिए, आधा चांद। तो ये अगर 104 है तो 104 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 180 हो जाए। आप कहोगे सर 76 ऐड कर दीजिए, तो ये एंगल मुझे मिल चुका है 76 डिग्री। अब अगर मुझे बताइए कि ये यहां से ये क्या आपको f नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और अगर ये x डिग्री है और अगर ये 76 डिग्री है तो मुझे बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर डेफिनेटली 76 डिग्री, इट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आपको काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन द फिगर, इन द गिवन फिगर बिलो लाइन L is parallel to M, L and M are parallel lines, find the value of 2x plus y। 2x plus y की वैल्यू हमें यहां पर पता लगानी है कि को इंटीरियर एंगल क्या x और 105, तो x और 105 का सम क्या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये यहां से ये दोनों अगर पैरेलल है तो मैंने आपको बताया था कि ये कि को इंटीरियर एंगल क्या C नहीं बन रहा है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं आना चाहिए। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है 180 माइनस 105, जो कि हो जाता है 180 माइनस 105 75 डिग्री। तो यहां से मुझे x की वैल्यू तो मिल चुकी है 75 डिग्री। ओके, अब आ जाइए y पर। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए, ये अगर 60 है तो ये पूरा आधा चांद बनाने के लिए जो कि 180 डिग्री का होगा, तो 60 में क्या ऐड करूं तो ये आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 120 ऐड कर दीजिए, तो 120 डिग्री ना। अगर मुझे ध्यान से देखो तो ये क्या f नहीं हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या y के बराबर है, तो y भी क्या आ गया 120 डिग्री। तो x और y मुझे मिल चुका है 2x, यानी कि 75 का 2 गुना 150 150 प्लस 20, तो क्या ये 170, y 120 है, एक्सट्रीमली सॉरी 120 है, y जो है वो 120 है, तो 270 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने एक बार ये थियरी अच्छी तरीके से समझ ली कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहां पर हमें पता लगानी है। तो यहां पर अगर देखिए कि ये ट्रायंगल है, कि ये ट्रायंगल है, ओके, और ये अगर 75 है तो अपोजिट एंगल जो कि मैंने बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 75 है तो ये कितना होगा 75, ये 40 है तो ये कितना होगा 40। तो 75 और 40 और ये ट्रायंगल है, इसका बाहरी कोण नहीं है जो कि अंदर के दोनों कोण के सम के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 75 प्लस 40, जो कि आ जाएगा 75 प्लस 40 115 डिग्री, 115 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए चित्र में BC एंड D आर पैरेलल लाइंस, BC एंड D आर पैरेलल लाइंस, तो x का मान हमें पता लगाना है। ओके, बहुत ही आसान है। देखिए यहां से अगर मैं देखूं कि BC और D पैरेलल लाइंस है तो इसको एक क्वेश्चन तो शायद हमने कर दिया है। ओके, ये इस तरीके से बढ़ जाएगा, तो ये अगर 38 है तो ये भी क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ये 38, और ट्रायंगल के बाहरी जो कोण है उसका माप अगर 120 डिग्री है तो मुझे बताए उसके अंदर के दोनों कोण के सम के बराबर नहीं हो जाएगा। ओके, तो x प्लस 38 इज इक्वल टू 122 नहीं हो जाएगा, तो x का मान 122 माइनस 38, क्या ये नहीं हो जाएगा। तो x यहां से मुझे बताइए कि 84 डिग्री आ जाएगा, 84, ऑप्शन नंबर बी इट इज द राइट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। सो ये है, और ये जो है ये 1 2 3 AB CD EF, ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है।
ओके, चिन्हित कोणों में से दो बड़े कोणों का माप समान है। ओके, यानी कि दो बड़े कोणों का माप समान है, तो दो बड़े कोण कौन होंगे, और छोटे कोण के माप का अनुपात 7:3 है। तो बड़े कोण का माप हमें यहां पर पता लगाना है। ओके, तो यहां से ध्यान से अगर देखें कि बड़े कोण और छोटे कोण का माप, अगर मैं देखूं कि यहां से ये जो है इसकी वैल्यू, अगर ये तीनों समांतर है, अगर ये तीनों समांतर है तो ये दोनों तो बराबर नहीं होंगे। एक्स, एंगल एक्स और एंगल जेड तो बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से क्या ये जेड फॉर्म नहीं कर रहा है इस तरीके से, और अगर इस तरीके से ये जेड फॉर्म कर रहा है तो ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे, यानी कि एंगल एक्स और एंगल जेड तो ये बराबर है। तो बड़ा छोटा कौन होगा? एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों ये सी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या, इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहां पर उन दोनों का अनुपात मुझे गिवन है 7:3, यानी कि 10, 7:3, जो को इसका सम क्या होता है 10। 10 की वैल्यू मुझे पता है 180 है, तो मल्टीप्लाई किसे करना होगा? 18 से। तो मुझे पूछा बड़ा कौन, तो 18 को 7 को भी जब 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 7 आर 126, क्या इसका आंसर नहीं आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर गिवन है इन द फिगर ए बी सी डी आर पैरेलल्स, ए बी एंड सी डी। ओके, ये अगर लंबा कर लेता हूं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी, एंड ए एंगल ए एफ ई इज 30 डिग्री। ए एफ ई, ये जो है ये 30 डिग्री दिया गया है, इसका मान मुझे दिया गया है 30 डिग्री। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ सी डी? एफ सी डी, इसका वैल्यू मुझे पूछा गया है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो एंगल ए है इसका तो डेफिनेटली ये तो 90 डिग्री है, ये तो साइन से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये तो 90 डिग्री है, और 90 और 30 यानी कि 120 में के क्या ऐड करे तो ये 180 आ जाएगा। आप कहोगे सर डेफिनेटली 120 में 60 ऐड करे तो 180 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है? ये दोनों अगर ये 60 है तो यह भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60 आ गया। ओके, अब अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो मुझे बताइए क्या ये को इंटीरियर एंगल नहीं है? ये और ये सी फॉर्म नहीं कर रहा है इस तरीके से? ये अगर 60 डिग्री है तो इन दोनों का सम क्या 180 नहीं आना चाहिए? तो 60 में क्या ऐड करो तो 120 आ जाएगा, डेफिनेट 180 आ जाएगा। तो 60 में 120 ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 180, इट इज द राइट आंसर। समझ में आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट। एक्स वाई और जेड समानांतर रेखाएं हैं, एक्स वाई जेड दे आर पैरेलल लाइंस, उन सभी को छेदने वाला एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल है, ये टी। निम्नलिखित में से कौन से सूची के कोणों का नाम समान है, माप समान है? ओके, मेजर समान है। ओके, तो यहां से तो देखिए हमको ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा, 2 3 6, 2 3। ओके, तो ये तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, बट 6 देखिए 3 और 6 का सम 180 डिग्री होगा। 3 और 6 का, ये तीनों तीन बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर है कि 3 और 2, ये एफ बना रहा है, ये अगर 3 है तो ये 2 है तो ये समान है, बट अगर यहां पर 6 आता है तो ये तो अलग हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 6 8, 2 6 ही अलग हो रहा है, और 6 8 देखिए इनका तो ये अगर देखे तो इनका तो 6 और 8 का सम 180 होना चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 1 4 9, 1 4, तो देखिए ये तो एफ बन रहा है, ये एफ बन रहा है, तो 1 और 5, जैसे कि यहां पर इस तरीके से देखे कि ये 1 है और ये 4 है, तो ये तो दोनों इक्वल है, ये बराबर है, और ये 7 के बराबर है। 1 जो है और 4 के बराबर है, ये बराबर है, और 4 जो ये 4 यहां भी एफ का पार्ट हो रहा है, तो ये 7 के बराबर है, और 7 और 9 अपोजिट है, ऑल्टरनेट अपोजिट है, तो ये बराबर है 9 के, एंगल 9 के। इट मींस 1 4 और 9 बीच में से 7 को गायब कर दिया है, ये बराबर है 1 4 9, ये सेम है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज, एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहां पर पता लगानी है। ओके, तो देखिए ये अगर पैरेलल है, ये पैरेलल इसके, यहां पर ये लंबा कर दीजिए, ये भी लंबा कर दीजिए, ये दोनों पैरेलल लाइन से। ओके, तो ये तो सिंपली जेड फॉर्म हो रहा है, देखिए ये यहां से
ये जेड फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर 40 है तो ये भी क्या आएगा 40 डिग्री। और अगर ये 40 है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मुझे बताइए क्या ये भी जेड फॉर्म नहीं हो रहा है? ये अगर 40 है तो क्या y का मान भी 40 डिग्री नहीं आ जाएगा? आप कहोगे डेफिनेटली सर 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, अगर ये 40 है, ओके, और अगर मैं देखूं कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ओके, और ये अगर पैरेलल है तो क्या ये f नहीं बना रहा है यहां से यहां से? वन सेकेंड। देखिए ये अगर 85 है तो डेफिनेटली ये भी 85 आना चाहिए, ये भी 85 आएगा। ओके, और अगर ये 85 आता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 95। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको पता चल गया। देखिए यहां से z फॉर्म बन रहा है तो ये 40 डिग्री हो रहा है, और अगर ये 40 डिग्री हो तो ये भी z फॉर्म हो रहा है, तो ये y भी क्या आ जाएगा 40 डिग्री। ये तो पक्की बात हो गई। ओके, अब जो ये x है, अब मुझे बताइए कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये, ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल है और वो ये एच जो इसको काटने वाली लाइन है, तो मुझे बताइए कि यहां से ये जो 85 है, ये 85 ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये एफ फॉर्म नहीं हो रहा है। देखिए ये यहां से इस तरीके से ये एफ फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये जो 85 है इसके बराबर आएगा 85। ओके, और अगर मैं देखूं कि ये जो सीधी लाइन पर है ये 85 है और ये x है, तो इन दोनों का सम तो 180 आना चाहिए। तो x में 85 में क्या ऐड करें तो 180 आ जाएगा, डेफिनेटली 95। तो यहां से x की वैल्यू आ चुकी है 95। बट ये ऑप्शन शायद गलत है, गलत यहां पर आ चुके, अदरवाइज 40 एंड 95, 40 एंड 95 इट इज द राइट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जहां पर दिया गया कि कौन GHI का मान हमें बता दीजिए। ओके, तो यहां पर ACE तो पैरेलल लाइंस दिखाई पड़ रही है। देखिए ये शो कर रहा है कि ये भी पैरेलल लाइंस है, यानी कि यहां से अगर मैं इसे खींच देता हूं इस तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा ये पैरेलल लाइंस है। ओके, ये और इसे भी यहां से खींच लीजिए। ओके, अब समझ में आ चुका है। ओके, अब मुझे बताइए कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो यहां से क्या ये Z फॉर्म नहीं हो रहा है? ये इसका मतलब ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 40 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद अगर मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए कि क्या आपको यहां पर इस तरीके से ये F दिखाई पड़ रहा है? ये जो ये इस तरीके से आप समझिए, ये अगर 95 है, दिखा 95 कहाँ, ये तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर डेफिनेटली ये भी 95 होगा। ओके, और अगर मैं कहूं आपको और मैं अगर पूछूं कि ये 95 और ये दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये 95 और ये एंगल यहां से यहां तक में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आप कहोगे सर डेफिनेटली को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये अगर दोनों का सम 180 होता है 180, तो ये 95 है, तो ये 95 में क्या ऐड करो तो ये 180 आ जाएगा। 95 डिग्री में प्लस क्या करोगे तो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। तो आप कहोगे सर 85 डिग्री ऐड करना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा 85। और मुझे ये पूरे कोण का वैल्यू पूछा गया है, तो 85 प्लस 40 ये मेरा आंसर होगा, जो कि हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर। 125 समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर मुझे गिवन है x, y तथा z का मान हमें यहां पर पता लगाना है, x, y, z। ओके, और ये पैरेलल लाइंस है, तो ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 80 डिग्री है, तो ये पूरा चंद्रमा कितने का होगा? आप कहोगे सर 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का है, और जिसमें से 80 और 30 110 डिग्री आ चुकी है, तो ये 2/3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 110 माइनस कर दिया जाएगा 78, तो 2 इसे काट देगा 35 पर, तो x की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। ये आपको समझ में यहां तक आ चुका है। अब x 105 डिग्री, ये दो ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गया। ओके, अब देखिए y, अब यहां पर देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या आ गया? 1 सेकंड, अगर यहां पर मैं देखूं तो क्या ये z फॉर्म नहीं कर रहा है? ये और इन दोनों का सम यानी कि 80 और 30 110 हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या z की वैल्यू भी क्या 110 नहीं होगी?
क्या पता है मैंने क्या किया, देखिए ये इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, और अगर ये वैल्यू ये 80 और 30 ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, ये और ये परफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, जेड फॉर्म आप समझ रहे हो, जिसे कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये दोनों समान है तो ये 80 30 110, तो ये जेड भी क्या होगा 110। तो 105 और 110 मुझे एक ही ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, सो दिस इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और अगर आपको y भी फाइंड करना है तो y तो देखो बहुत आसान है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और 90 और 30 120, 120 में क्या ऐड करो तो वो एक 1, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना 180, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, जो कि आ चुका है, आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। x y तथा z का मान हमें यहां पर पता लगाना है। x ये है, y ये है और z कहां है, z ये है। ओके, तो यहां से x और y का तो 180 डिग्री होगा, ये तो पक्की बात है। ओके, और अगर मैं देखूं कि ये 95 डिग्री है तो क्या ये भी 95 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये f नहीं बिल्ड कर रहा, देखिए अगर ये 95 है और इनका सम अगर 180 है तो मुझे बताइए 95 में क्या ऐड करोगे, 95 में क्या ऐड करोगे तो ये 180 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। आप कहोगे सर 85, तो 85 डिग्री ऐड करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मुझे बताइए, ये अगर 85 आ गया, बाहरी एंगल अगर 85 है तो सामने वाले दोनों एंगल का सम देखिए z प्लस ये तो दिया ही 35 डिग्री, इनका सम क्या आ गया 85 डिग्री। तो यहां से मुझे बताइए z क्या आ जाएगा, 85 माइनस 35 देखिए 0 और 5 50 डिग्री, z आ चुका है 50 डिग्री। तो 85 और 50, 85 और 50 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, सो दिस इज द राइट आंसर। और अगर मैं देखूं कि जैसे कि इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो अगर ये 85 है तो x डेफिनेटली 95 होगा। अदरवाइज ये कर लीजिए कि 35 है ये 50 है, तो दोनों का सम जो कि होता है 85, तो ट्राइंगल के तीनों तीन का सम क्या होगा 180। तो यहां से कर लीजिए, वहीं से कर लीजिए, जहां से चाहे मन चाहे कर लीजिए, आंसर में कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। समझ में आपको आ चुका है। एक बार में देखते क्वेश्चन नंबर 22। x का मान हमें यहां पर पता लगाना है। ओके, तो यहां पर देखिए तो ये पैरेलल लाइंस है, ये और ये। ओके, तो अगर मैं देखूं ये 50 है तो ये कितना होगा 70 प्लस 50 12, 120, 120 में क्या ऐड करो 180 आ जाए 60। अगर ये 60 डिग्री है तो मुझे बताइए क्या ये उल्टा z नहीं बन रहा, तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री नहीं आना चाहिए, तो 60 में x ऐड 60 डिग्री प्लस x डिग्री, ये आना चाहिए 180। तो 60 में क्या ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। आप कहोगे सर डेफिनेटली 120 डिग्री, सो द राइट आंसर इज 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस मैं समझता हूं कि आप मुझसे भी फास्ट अभी इस क्वेश्चंस को, इन टाइप के क्वेश्चंस को हल करने लगे होंगे। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ट्राइंगल, बी सी इज पैरेलल टू ए ई, ये पैरेलल लाइन है। ओके, ये पैरेलल लाइन है। ओके, इफ बी सी इज इक्वल टू ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी इज इक्वल, बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये दोनों बराबर है, तो एंगल सी ए ई का मान हमें पूछा गया, एंगल सी ए ई, सी ए ई ये पूछा गया ये। ओके, इसकी वैल्यू हमें यहां पर पता लगानी है। ओके, तो आप मुझे बताइए, देखिए यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ये अगर दोनों बराबर है तो ये अगर 70 डिग्री, इसके ये अगर दोनों, ये भुजाएं दोनों बराबर है तो ट्रायंगल में आप पढ़ोगे, बाकी मैं आपको यहां पर बता भी दे रहा हूं कि अगर दोनों भुजाएं समान होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी समान होती है। ये 70 है तो ये भी कितनी होगी 70 डिग्री होगी। और अगर 70 डिग्री ये है, 70 डिग्री है 140 में, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 डिग्री। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये z फॉर्म नहीं कर रहा है, ध्यान से देखूं तो क्या ये इस तरीके से z फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये जो मुझे पता लगाने को बोला गया, ये कितनी होगी, डेफिनेटली 40 डिग्री होगी। ओके, तो यहां से ये भी मुझे मिल चुका है 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए चित्र में ए बी एंड सी डी
के समांतर, यानी ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइंस है। ए बी सी 70, ए बी सी ये जो एंगल है ये 70 दिया गया है। एंड सी डी ई ये जो है ये 20 दिया गया है, 20 डिग्री। तथा ए बी और ए इक्वल है, तो हमें ए ई एफ यानी इस एंगल के बारे में पूछा गया है। ओके, तो अगर देखिए ये दोनों की भुजाएं समान है तो इसके सामने वाले एंगल भी समान हो गए, यानी कि ये भी 70 होगा। अगर यह 70 है तो मुझे बजाय 70 और 70 140, तो ये डेफिनेटली 40 का होगा, ये एंगल 40 का होगा, तभी जाकर तीनों तीन का सम 180 होगा। ओके, तो ये 40 का होगा। अब मुझे बताइए कि ये 40 का है। ओके, तो यहां से और ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या ये Z फॉर्म नहीं कर रहा? ये इस तरीके से, ओके, ये इस तरीके से Z फॉर्म नहीं कर रहा। तो ये अगर 70 है तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर डेफिनेटली ये भी 70 होगा। तो 70 और 20 ये होता है 90, तो डेफिनेटली ये कितना होगा? आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण होगा। और ख्याल करिएगा, देखिए जब भी कभी अगर मैं इस तरीके से देखूं कि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना होगा? ये डेफिनेटली ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का ही होगा, ये कौन होगा? ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ओके, और ये पूरा अगर देखें तो पूरा 180 होना चाहिए, पूरा 180 होना चाहिए। तो 90 और 70 यानी कि 160 तो मिल चुके हैं, तो बीच वाला पार्ट ये जो रिमेनिंग है ये कितना होगा? 160 में अगर 20 ऐड करो तो 180 बन जाता है। इट मीन ये 20 डिग्री का कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको यह टाइप ये क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एंड टी यू एन वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू एन वी डब्ल्यू आर पैरेलल लाइंस। भुजा पी आर 10 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आर टी इसका वैल्यू मुझे 22 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड टीवी इसका वैल्यू मुझे 16 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, और क्यू डब्ल्यू ये पूरा क्यू से डब्ल्यू यानी पूरा का वैल्यू मुझे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू। ओके, तो इनिशियली मैंने आगे ही आपको बताया था कि पी आर इज टू आर टी ये हमेशा ही क्यू एस इज टू एस यू के बराबर होता है। ये अभी अभी जो स्टार्ट हुआ तभी मैंने थियरम में आपको ये पढ़ाया था। ओके, कि ये दोनों इन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होता है इन दोनों के रेशियो के बराबर। ओके, बट यहां पर तो मुझे पूरा का ये फिगर ये जो मान है ये क्यू एस यू डब्ल्यू चारों चार का साथ में दिया गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं इनका भी चारों चार में साथ में मान ले लूंगा। कितना आ जाएगा? 10 + 20 2 + 16 यानी कि 22 और 10 32 और 16 48। तो अब मैं क्या करूंगा? ये जो मुझे दिया गया इसका सामने वाला ये ए होगा तो ये भी ए होगा। इसका मतलब क्या हो गया? मैं क्या लूंगा? पी आर डिवाइडेड में टोटल पी से लेकर वी इज इक्वल टू क्यू एस डिवीजन में टोटल क्यू से लेकर डब्ल्यू तक। तो यहां पर पी आर मुझे दिया है 10, पीवी सबका सम जो कि आता है 48 इज इक्वल टू क्यू एस जो कि लेट सपोज क्यू एस ही मानिए। ओके, और क्यू डब्ल्यू जो कि 42। 6 से काटे तो ये 8 पर चला जाएगा और ये 7 पर चला जाएगा। फर्दर अगर 2 से काटे तो 4 पर चला जाएगा, ये 5 पर चला जाएगा। तो क्यू एस का मान आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 4। इट मीन्स यह आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर, 8.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट इसका डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल में। एंड मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मैंने कोशिश किया है लाइंस एंड एंगल्स आपको अच्छी तरीके से समझाने की। अब इसका फैसला आप कीजिएगा कि क्या आपको लाइंस एंड एंगल्स अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जियोमेट्री में वह होगा ट्राइंगल। सो हमारे साथ बने रहिए और इतनी पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।